स्टूडेंट्स, बेटा हमने कल पालमपुर गांव की कहानी के लेसन के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक काल्पनिक गांव है पालमपुर और उसमें उत्पादन के साधनों और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि भूमि है, पूंजी है, श्रम है, ये जो कारक हैं ये उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अब आ जाता है कि पालमपुर किसी स्पेसिफिक गांव के मतलब सिर्फ उसी के बारे में नहीं है। जो पालमपुर गांव है वो सभी गांवों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि पालमपुर में खेती क्या है, भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर का मतलब है कि जो जिस एरिया में फसल उगाई जाती है ना तो वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है। जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ नहीं बनाया जा रहा है, ना ही जो कृषि के तरीके हैं उनमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें आया था क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है कि जो भी पालमपुर में कृषि योग्य भूमि अवेलेबल है क्या उसी एरिया में कृषि करके हम पैदावार को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है कि अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो यूज़ किए जाएं। जैसे जो पुराने जैसे बैलगाड़ी से खेत जोते जाते हैं या उसकी जगह ट्रैक्टर मशीनों से किए जाएं, या जो पालमपुर गांव में जो सिंचाई सिर्फ वर्षा पर या उस पर निर्भर है उसकी जगह बिजली से जो नलकूप वगैरह हैं उनसे सिंचाई की जाए। अच्छी हाई वैरायटी के जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनको अपनाया जाए। या फिर बहुविध फसल प्रणाली यानी कि तरह तरह की फसल को बदलकर बोया जाए। तो आगे इसमें आ जाता है कि ये सब जो फैक्टर्स हैं ये वहाँ की प्रोडक्शन को बढ़ाने में ये सब वहाँ की प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी कि जहाँ जो भी वहाँ पर लैंड अवेलेबल है क्या उससे ये पॉसिबल हो पाएगा कि वहाँ की प्रोडक्शन बढ़ जाए। यानी कि वहाँ की जो भी एरिया है उसी को ही प्रयोग करके हम प्रोडक्शन या उत्पादन को बढ़ा सकें। तो इससे ये जो वैज्ञानिक रिपोर्टों से हमें संकेत मिलता है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं और उन पर अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से उसकी मिट्टी की जो उर्वरता फर्टिलिटी कम हो गई है। बहुत ज़्यादा सिंचाई के कारण भूमि जल स्तर कम हो गया है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ गई है। तो अगर हम इन सब चीज़ों, अभी पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया कि इन सब यूज करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन तो हम नेचुरली बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक्सेस मात्रा में यूज़ करते हैं, अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं, तो उसके दुष्प्रभाव भी हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। जैसे पर्यावरण डिग्रेडेशन है, जो भी एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है, ये हमने बहुत सारे हम डेली न्यूज़ में या अपने स्कूल में जो भी हम पढ़ते रहते हैं कि इन सब को एक्सेस में यूज़ करने से इनके जो हैं हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने मेन प्रॉब्लम है कि उन प्राकृतिक संसाधनों और जो भी कृत्रिम संसाधन हैं उनका सीमित मात्रा में प्रयोग करते हुए उत्पादन को बढ़ाना और उत्पादन को बनाए रखना। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। जो पालमपुर के किसान हैं कि वहाँ पर भूमि किस प्रकार वितरित है। यानी कि जैसे कुछ किसान होते हैं जो बड़े किसान होते हैं, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा एरिया होता है, और कुछ मतलब भूमि के जो खेत हैं वो उनका आकार बड़ा होता है। और कुछ किसान होते हैं बेटा जो छोटे होते हैं, मतलब कि जिनके पास कम भूमि होती है या दूसरों की भूमि पर वो कृषि करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि इसमें जो है वो खेतों के साइज़ बड़े हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें खेतों के साइज़ बहुत ही छोटे छोटे हैं। ऐसा किस कारण है, जैसे जो भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी भूमि है वो
धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। यानी कि जैसे पहले 2 भाई थे, फिर उनके 4 बच्चे हो गए, फिर उनमें बट गई, फिर उनमें बट गई, इस तरह, है ना। तो इन सब को जो किसान हैं पालमपुर गांव के, उनमें भी क्या है कि जो 150 परिवार हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि पालमपुर में जो 450 जो परिवारों का लगभग 1/3 150 परिवारों के पास है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3, यानी कि जो 450 परिवार हैं उसमें से 150 के पास तो 1/3 है। बाकी परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर, यानी कि 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है और वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि करते हैं, जिससे उन परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं हो सकती। तो इस तरह से इसमें ये बताने का या ये फिगर देने का यही मतलब है कि कुछ किसानों के पास तो भूमि इतनी है कि वो उसमें इजीली ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसके अलावा अपने परिवार के भरण पोषण के अलावा उसको बेच भी सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बाकी बहुत सारे किसान वहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपनी इस मतलब छोटे एरिया पर भूमि पर कृषि करते हैं और वो इतना भी नहीं कमा पाते कि अपने परिवार का इजीली भरण पोषण कर सकें। फिर इसमें ये एक फिगर बना रखी है कि जो सीमांत और छोटे कृषक हैं और मझोले और बड़े कृषक हैं, इसमें जो कृषकों की संख्या यानी कि 85%। अब आप इसमें कृषि क्षेत्र को देखिए, सीमांत और छोटे कृषक जिनके पास इतने % जो एरिया है वो किसके पास है, यानी कि जो उनके 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है और वो कितने के पास है, जो 15% है जो किसान हैं उनके पास 55.40% हिस्सा है और जो 85% किसान हैं उनके पास 44.60 यानी कि 60% हिस्सा है। यानी कि जो 85% किसान हैं, जो 85% किसान हैं हमारे, उनके पास तो सिर्फ 44 या 45% समथिंग लगा लो, और जो सिर्फ 15% जो हमारे फार्मर्स है, किसान है, उनके पास 55% है। यानी कि इतने से किसानों के पास तो इतनी ज़्यादा भूमि है और इतने ज़्यादा किसानों के पास सिर्फ इतना सा एरिया है। तो इससे ये है कि जो हमारे सीमांत और छोटे कृषक हैं वो ज़्यादा हैं और वो जो उत्पादन है उसको वो कैसे बढ़ा सकते हैं कि उसमें छोटे जो खेत हैं उनमें सिर्फ इतना ही उत्पादन हो पाता है कि वो अपने परिवार की भरण पोषण कर सकें, अपने परिवार का गुजारा कर सकें, या इतना भी नहीं हो पाता। इसके साथ साथ उन्हें किसी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब वो ऐसा कर पाते हैं। अब ये है नेक्स्ट, इसमें आ जाता है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक मैंने आपको बताया था वो था श्रम, कि खेती में बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता है, यानी कि परिश्रम, मेहनत की आवश्यकता होती है। सारे के काम खेतों में स्वयं करने पड़ते हैं, या आजकल तो जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इससे जो बड़े किसान हैं या छोटे हैं सभी को, अगर उनके पारिवारिक श्रमिक मतलब इतने लोग नहीं हैं तो उन्हें बाहर से श्रमिक किराए पर लाने पड़ते हैं। आगे इसमें एक स्टोरी दी हुई है कि एक किसान है, वो आप लोग खुद पढ़ लेना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट आ जाता है वो है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, यानी कि खेतों के लिए जो कृषि करने के लिए जो आवश्यक हमें पूंजी की ज़रूरत है वो कहाँ से अवेलेबल होती है। जो छोटे किसान हैं उनके पास इतनी पूंजी अवेलेबल नहीं होती कि वो आसानी से अपने उसके लिए नए बीज, खाद और वो सब चीज़ें, या उनको फसल को बोने के लिए जो भी खर्चा आता है उसको उठा सके। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने उस पर कर्ज ले लेते हैं और अपनी फसल उगाते हैं, और अगर फसल अच्छी हो जाती है तो वो उस कर्ज को उतार देते हैं और अपना आगे। लेकिन बाय चांस अगर फसल ख़राब हो जाती है तो उनका वो कर्ज भी रह जाता है और अगली फसल बोने के लिए भी उनको दोबारा कर्ज और ऊंची ब्याज पर लेना पड़ता है, जिससे वो एक कर्ज जाल में फंसते चले जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो और ख़राब हो जाती है।
नेक्स्ट आ जाता है कि जो भी अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, यानी कि जो भी कृषि उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्शन हुई उसमें से जो कुछ भी बचा उसको कहाँ बेचे। जो बड़े किसान हैं वो उनको बड़े उसमें भरकर मंडियों में ले जाते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो उनको ले जो भी अब यहाँ पर आ जाती है मेन परिवहन की जो सुविधा है। गाँव से कई बार बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती या परिवहन के साधन अवेलेबल नहीं होते, तो उसमें दिक्कत आती है। अगर अच्छे परिवहन के साधन है और बड़े किसान हैं वो अपने उत्पादों को जैसे बड़ी मंडियों या शहरों में बेचने के लिए ले जाते हैं और उनको अच्छे दाम मिल जाते हैं। फिर आता है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, यानी कि ये तो पालमपुर की मुख्य जो 85% जो पॉपुलेशन थी वो इन कृषि क्रियाओं में लगी हुई है, लेकिन वहाँ पर कुछ 15% पॉपुलेशन ऐसी है जो अदर एक्टिविटीज़ में भी लगे हुए हैं, जैसे डेयरी या अन्य प्रचलित क्रिया। जैसे जो कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है और जो दुग्ध है उसको मतलब डेयरी में इकट्ठा करके या डेयरी से फिर उनको शहरों में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये एक अन्य गतिविधि है जो पालमपुर गांव में प्रचलित है। दूसरा है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का भी एक उदाहरण है कि वहाँ पर कुछ छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी जो हैं वो प्रचलित हैं। छोटे पैमाने पर पारिवारिक श्रम की सहायता से वहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रोडक्शन की जाती है। तो इसमें आगे है फिर कि अदर एक्टिविटीज़ में है फिर पालमपुर के दुकानदार कि वहाँ पर लोगों को जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वस्तुओं की, उनके लिए बहुत सारे लोगों मतलब कुछ लोगों ने वहाँ पर दुकानें कर रखी हैं, तो ये भी उनका मुख्य व्यवसाय है। फिर है परिवहन के, अब लोगों को आने जाने या अपने सामान को शहर तक पहुँचाने या कच्चे माल को लाने के लिए उनको एक अच्छे परिवहन की ज़रूरत होती है, तो कुछ लोग उसमें भी इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक गांव में किस तरह की एक्टिविटीज़ है। और पालमपुर गांव सिर्फ एक पालमपुर गांव की कहानी नहीं है, ये सभी गांव की कि इस तरह वहाँ की पॉपुलेशन किस तरह के कार्यों में लगी हुई है और मोस्टली पॉपुलेशन कृषि कार्यों में लगी होती है।